हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बहुत दिनों के बाद हम लोग आज क्लास लेने वाले हैं, क्योंकि तबीयत बीच में ख़राब हो गया था तो मैं आप लोगों को क्लास नहीं ले पाया। पर आज हम कोशिश करते हैं कि एक अच्छा टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक बड़ा मस्त है क्योंकि सबको जानना जरूरी है। तो बिना देरी किए हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग जो है इंडिपेंडेंस डे में कुछ कर नहीं पाए विशेष, क्योंकि उतना अच्छा तबीयत ठीक नहीं था। फिर भी आपने कोशिश किया कि हमने लंबा समय नहीं जाने दिया। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो आज का टॉपिक है वो है ग्लैंड। ग्लैंड मतलब आप समझते हैं ग्रंथि। क्या होता है? ग्रंथि। उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंजाइम, हार्मोन, ठीक है, कितने प्रकार के ग्लैंड पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें हम जानते हैं कि ग्लैंड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ग्लैंड याद रखिएगा, 3 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार का होता है? एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और तीसरा होता है आपका मिक्स्ड क्राइन ग्लैंड। ठीक है, मतलब 3 प्रकार का होता है। आप जानते हैं ग्लैंड को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में बांटे हैं। चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक स्लाइड 2 स्लाइड में हमको लग रहा है बन जाएगा। हम छोटा छोटा मतलब करके बनाएंगे। ठीक है, टोटल हम आपको 3 भाग में बना देंगे। ठीक है, पहला भाग जो रहेगा वो हम सिर्फ 100 क्राइन ग्लैंड के बारे में आपको समझाएंगे, यानी बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में समझाएंगे। उसके बाद सेकंड जो वीडियो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा याद रखिएगा, इंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतस्रावी ग्रंथि के बारे में समझा लेंगे। और तीसरा है मिक्स्ड ग्लैंड। तो टोटल हम 3 भाग में इसको बांटने की कोशिश करेंगे और 3 भाग में आपको समझा देंगे, ताकि क्या होगा कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग इस टॉपिक को बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए टॉपिक क्या कहता है। टॉपिक कहता है कि ग्लैंड यानी ग्रंथि। ग्रंथि समझेगा, ग्रंथि क्या होता है। अब ध्यान समझिए, जितने भी जीव हैं सब में ग्लैंड पाए जाते हैं। जितने भी जीव हैं सभी में ग्लैंड पाए जाते हैं, जितने भी जानवर। अब ध्यान समझिएगा, सब में अलग अलग होता है। पर हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन ग्लैंड के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले ध्यान से समझिएगा ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड हम लोग कितने भाग में बांटे हैं याद रखिएगा। ग्लैंड को हमने 3 भाग में बांटा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड क्राइन ग्लैंड। अब ध्यान समझिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, मिक्स्ड क्राइन ग्लैंड क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले ये समझिए कि एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं अंतस्रावी ग्रंथि और मिक्स्ड क्राइन ग्लैंड को बोलते हैं हम लोग मिश्रित ग्रंथि। अब बहुत किसी को यह होगा कि जो एक बहिस्रावी ग्रंथि है यानी वो शरीर के बाहर बहता है तो उसको हम बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। बहुत कोई ऐसा सोचते होंगे कि बहिस्रावी ग्रंथि कहने का मतलब है कि शरीर के बाहर बहता है इसलिए उसको बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। नहीं, ये गलत। आगे क्या है? अंतस्रावी ग्रंथि। बोलता है कि जो अंदर बढ़ता है उसको अंतस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, ये भी गलत। अगर बात करें मिश्र ग्रंथि, ध्यान से समझिए, ये मिश्रित ग्रंथि, जैसे कि आप जानते होंगे कि कोई भी 2 या 2 से अधिक चीजों का मिश्रण को हम लोग मिश्र करते हैं। ठीक है, उसको हम मिश्रित बोलते हैं। तो ध्यान समझिए कि हम आपको समझाएंगे पहले कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है क्या। देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है जिसको हम लोग बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, वो क्या होता है? वो शरीर के बाहर तो नहीं बहता है। ठीक है, याद रखना है कि शरीर के बाहर वो नहीं बहता है। अब ध्यान समझिए है क्या चीज। देखिए ग्रंथि हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें एंजाइम निकलता है और जिसमें हार्मोन निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रंथि बोलते हैं। अब उसमें से मेरा एक था एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब ध्यान समझिए कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि बहिस्रावी ग्रंथि में, कि उसमें ना बहिस्रावी ग्रंथि में शरीर के अंदर ही बहेगा ना कि बाहर, अंदर बहेगा। और वो क्या बहेगा? तो एक्सोक्राइन जितने भी ग्लैंड होते हैं सब में एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? एंजाइम। और जब कोई एंजाइम निकलता है ना वो ब्लड के साथ संपर्क नहीं करता है। ध्यान समझिएगा मेरा बात को। हमने क्या कहा कि जितने भी ह्यूमन हैं सभी ह्यूमन में आपको एंजाइम हार्मोन देखने को मिलेगा। ठीक है, और जब एंजाइम हार्मोन देखने को मिलेगा तो एंजाइम जो बहेगा वो बिना किसी ब्लड के संपर्क में होते हुए बहेगा। आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, अगर हम कोई खाना खाते हैं तो उस वक्त जो मेरा एंजाइम निकलता है वो एंजाइम किस काम का आता है? तो बोले कि उसको जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में आता है। क्या उस खाना में मेरा ब्लड का संपर्क रहता है? बोले कि नहीं रहता है।
जब नहीं रहता है तो समझिएगा कि उसमें जो है एंजाइम निकला हुआ है। तो जितने भी हम लोग का जो एंजाइम निकलता है वो सभी जो होता है वो बहिस्रावी ग्रंथि होती है, और वो जो होता है कभी ब्लड के साथ संपर्क नहीं करेगा। तो ब्लड के साथ संपर्क नहीं करेगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक नली होना चाहिए, जिसको हम लोग डक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो एक नली होता है जिस नली से होकर एंजाइम निकलता है। ठीक है, आपको इतना कंफर्म पता चल गया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं, तो वो पता चल गया कि शरीर के अंदर ही बहता है लेकिन वो ब्लड के साथ संपर्क में नहीं रहता है। उसको उस एंजाइम को निकालने के लिए क्या मौजूद होना चाहिए, तो याद होना चाहिए डक्ट यानी नली, वो उसके पास मौजूद रहता है, ताकि वो क्या होगा कि शरीर के अंदर जितने भी एंजाइम निकलते हैं वो बिना ब्लड के संपर्क में होते हुए वो नली के माध्यम से उस एंजाइम को निकालता है, ताकि वो ब्लड में संपर्क नहीं हो। यदि उसमें ब्लड संपर्क होता तो ध्यान समझिएगा, जब हम कोई खाना खाते हैं, जब हम वोमिटिंग करते हैं, किसी वक्त कोई भी कारण से हम वोमिटिंग करते हैं तो उसमें क्या मेरा वोमिटिंग के साथ ब्लड निकलता है, बोले कि नहीं। ब्लड कब निकलता है, तो ध्यान से देखिएगा, कोई व्यक्ति जहर खा जाता है और जहर खा जाने के बाद यदि उसका वोमिटिंग होता है तो उसका क्या होता है कि ब्लड उल्टी होता है, वोमिटिंग होता है। अब ध्यान समझिएगा, वो सभी कारण आपको हम समझाएंगे, पहले इतना समझिएगा, कोई देखिए उसमें कोई आघात पहुंचा है तब जाकर वो निकलता है, बिना आघात का उसमें नहीं निकलेगा। अब ध्यान समझिए, तो ध्यान समझिएगा कि जिसमें एंजाइम निकलता है उसको हम लोग बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, और उसमें ब्लड का संपर्क में नहीं रहता है, उसमें एक डक्ट रहता है जिसकी वजह से उस रास्ते से क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। इससे हम लोग डाइजेस्ट के लिए हम लोग जिस खाना में हम लोग जो एंजाइम छोड़ते हैं वो भी नली के माध्यम से निकलता है, ना कि ब्लड के माध्यम से निकलता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं। दूसरा आता है इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड हम उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग का हार्मोन निकलता है। क्या समझिएगा, जिसमें हम लोग का एंजाइम निकला उसको बोले बहिस्रावी ग्रंथि। अब जिसमें हम लोग का हार्मोन निकलेगा उसको बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। याद रखिएगा, ब्लड के साथ संपर्क नहीं होता है, डक्ट के साथ संपर्क होता है। अब ध्यान समझिएगा कि अंतस्रावी ग्रंथि में मेरा हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है, इसलिए इसको हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। अब ध्यान समझिएगा, हार्मोन निकलता है बोल के ही नहीं बोलते हैं, बल्कि हम लोग उसको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जिसमें हार्मोन निकलता है ना, वो हार्मोन जो होता है ब्लड के साथ संपर्क में रहता है। किसके संपर्क में रहता है, ब्लड के साथ संपर्क में रहता है। ध्यान समझिएगा, हार्मोन मेरा शरीर में किसके साथ संपर्क में रहता है, तो ब्लड के साथ संपर्क रहता है। जब वो ब्लड के साथ संपर्क रहता है इसलिए उसको बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, और जो ब्लड ब्लड के साथ संपर्क में नहीं रहता उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। बस इतना ही अंतर है इसमें। और ध्यान समझिए, इसमें क्या है कि इसमें जो है डक्ट या नली जो होते हैं वो नहीं मिलता है। इसमें जिसमें हार्मोन निकलता है, जिसमें हार्मोन निकलता है उसमें डक्ट यानी नली नहीं मिलता है। अब ध्यान समझिए, तो इंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतस्रावी ग्लैंड के दोनों में हमको क्या डिफरेंस देखने को मिला, तो इस एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमको देखने को मिला कि जो भी एंजाइम निकलेगा वो बिना ब्लड के संपर्क में होते हुए निकलेगा, उसमें नली की आवश्यकता होती है। लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि अंतस्रावी ग्रंथि क्या होती है, तो उसमें हार्मोन निकलता है और उसमें डक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसमें ब्लड में संपर्क होते हुए वो हार्मोन निकलता है। ये आपको इतना पता चल गया। अब आगे देखिएगा, एक आता है मिक्स्ड क्राइन ग्लैंड। इसका काम क्या होता है, यानी मिश्रित ग्रंथि क्या होती है, तो मिश्रित ग्रंथि हम उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग का हार्मोन भी निकलेगा और एंजाइम भी निकलेगा। तो हार्मोन और एंजाइम दोनों प्रकार के जो वहां पर निकलते हैं, हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलते हैं, उसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि। क्यों मिश्रित बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों प्रकार के एंजाइम मतलब एंजाइम और हार्मोन दोनों प्रकार के निकालते हैं। ठीक है, यानी जैसे क्या हो गया, ये दोनों निकालते हैं, मतलब एंजाइम भी निकालते हैं और हार्मोन भी निकालते हैं। अब देखिए, जिसमें एंजाइम निकालते हैं उसमें डक्ट की आवश्यकता होगी, जिसमें एंजाइम निकालते हैं उसमें डक्ट की आवश्यकता होगी, और जिसमें हार्मोन निकालते हैं उसमें डक्ट की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, जिसमें एंजाइम निकलेगा उसमें ब्लड का संपर्क में नहीं होगा, और जिसमें हार्मोन निकलेगा वो ब्लड का संपर्क में होगा। तो ध्यान समझिएगा कि मिश्रित ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन दोनों प्रकार के यहाँ पर क्या निकालते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा दोनों प्रकार के पदार्थ निकालते हैं, एंजाइम भी निकालते हैं और हार्मोन भी निकालते हैं। जिसमें एंजाइम निकालते हैं उसमें डक्ट मिलेगा, ब्लड में संपर्क नहीं होगा, जिसमें हार्मोन निकालेंगे उसमें डक्ट नहीं होगा और ब्लड से संपर्क होगा। तो आपको इतना आपको अंतर पता चल गया तीनों चीज में। अब जो हम पहला अभी क्लास लेंगे वो है मेरा एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में आपको समझाएंगे, और आज हम केवल एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में ही समझाएंगे। ठीक है, आपको अंतर पता चल गया। उसके बाद जो सेकंड वीडियो आएगा
उसमें आपको अंतस्रावी ग्रंथि के बारे में समझाएंगे, और थर्ड जो वीडियो होगा वो मिक्स्ड क्राइन ग्लैंड के बारे में समझाएंगे। ध्यान समझिएगा, पहला जो टॉपिक लिए हम क्या नहीं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं उसको? बहिस्रावी ग्रंथि। अब ध्यान समझिए, इसमें देखिए इसमें कौन कौन से ग्लैंड जो होता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आता है। तो जिसको आप समझ में आता है कि जो भी ग्लैंड में एंजाइम निकलता है वो सभी क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जो ब्लड के संपर्क में नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शीर्ष से लेके जाते हैं पैर तक। तो सबसे पहले मेरा निकलता है जो पहला जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो होता है कान से निकलने वाली ग्लैंड होती है। वो ग्लैंड जो है कौन सा है, याद रखिएगा, सेरुमेन ग्लैंड। कौन सा होता है? सेरुमेन ग्लैंड। वो पहला जो ग्लैंड है वो सेरुमेन ग्लैंड है। इसका काम क्या होता है? तो कहां सबसे पहले देखिएगा कि सेरुमेन ग्लैंड मिलता कहां पर है। तो सेरुमेन ग्लैंड जो कहां मिलेगा? कान यानी ईयर में। आप ध्यान समझिए, कान जो इसका काम क्या होता है, तो इसमें जो है कान से जो आप देखे होंगे देहाती भाषा में हम बोलते हैं कानगुआ। क्या बोलते हैं? कानगुआ। ये जो गंदा चीज रहता है, आप देखिएगा कि जब आप क्या बोलते हैं उसको, सिलिकॉन या फिर अल्पिन से जब आप निकालते हैं तो उसमें वहां से गांदा निकलता है। क्या निकलता है? गांदा निकलता है, जो मोम की टाइप का होता है। ठीक है, तो सेरुमेन ग्लैंड का काम क्या होता है? मोम का निर्माण करना, कान के अंदर मोम का निर्माण करना सेरुमेन ग्लैंड होता है। आप बोलिएगा कि जो हम जलाते हैं, जो हम घर में दीपावली के समय वो मोम निकलते नहीं, वो मोम नहीं। आप यहाँ पर जो गांदा निकलता है उसको हम लोग मोम के नाम से जानते हैं। इसलिए सेरुमेन ग्लैंड जो है क्या निर्माण करती है? मोम का निर्माण करती है। और ये कहाँ मिलता है सेरुमेन ग्लैंड? तो कान में मिलता है। ये किस प्रकार की ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इतना पता चलेगा। अगला जो ग्लैंड आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है लेक्रामाइन। ठीक है, लेक्राइमल। कौन सा ग्लैंड दिखाई दे रहा है? लेक्राइमल ग्लैंड दिखाई दे रहा है। यानी लेक्राइमल ग्लैंड का काम क्या होता है, यहाँ ध्यान से समझिएगा। देखिए, कान के बाद आगे आपको आंख। ध्यान समझिए, लेक्राइमल ग्रंथि कहाँ मिलते हैं? तो आंख में मिलता है। कहाँ पर? आंख में मिलता है। और आंख में कहाँ मिलता है? तो आंख में दो प्रकार की आपको ग्रंथि देखने को मिलती है। एक तो आंख के ऊपरी सतह में आपको लेक्राइमल ग्रंथि देखने को मिलेगी, और आंख के निचली सतह में आपको क्या है, मेबोमियन, मियोबोमियन। ठीक है, कौन सी ग्लैंड है? मियोबोमियन ग्लैंड देखने को मिलती है आंख की निचली सतह में। अब देखिए, आंख की ऊपरी सतह में जो रहती है उसका काम क्या होता है, ध्यान समझिएगा। इसका काम होता है कि आंख यानी आई में मिलता है, ये आपको पता चल गया। ये लेक्राइमल ग्लैंड जो कहाँ मिलता है? तो आंख में मिलता है। अगर बात करेंगे इसका काम क्या होता है, तो आंसू निकालने का काम होता है। जैसे कोई व्यक्ति रो रहा है तो आंसू जो निकलता है वो आंसू कहाँ से निकलता है? तो लेक्राइमल ग्रंथि से निकलता है। ये आंख के ऊपरी सतह में होता है इधर। ठीक है, आंख के ऊपरी सतह में होता है लेक्राइमल ग्रंथि। और ये क्या किसका निर्माण करती है? तो आंसू का निर्माण करती है। आगे देखिएगा इसमें, अब देखिए बहुत क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यह देखिएगा लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा एंजाइम मिलता है? लाइसोजाइम एंजाइम मिलता है। क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। आंसू जब निकलता है तो आंसू देखिएगा बहुत ऐसे ऐसे निकलता है। कहने का मतलब है कभी हल्का निकलता है, कभी बहुत अधिक निकलता है। जैसे कोई सहने की शक्ति जिसके पास रहता है वो थोड़ा बहुत आंख में बहुत पानी भर जाता है, और भर जाने के बाद आंखों में अपने आप सूख जाता है। न उसको पहुंचने की आवश्यकता होती है, न किसी प्रकार की कुछ की आवश्यकता होती है, अपने आप सूख जाता है। लेकिन बहुत अधिक मात्रा में निकलता है देखिएगा तो वो बाहर निकल जाता है। उसको भी एब्जॉर्ब करने का काम करता है, पर उसको कौन करता है एब्जॉर्ब करने का काम? तो याद रखिएगा, एक पंक्टम। क्या है? पंक्टम। जो पंक्टम आपको देखने को मिलेगा कि दोनों आंख का देखिएगा कि दोनों आंख का किनारे किनारे देखिएगा कि मीट का छोटा छोटा बनाया हुआ है। ठीक है, देखिएगा इस साइड में भी और इस साइड में भी दो गो चीज आपको देखने को मीट का बनाया हुआ देखिएगा यहाँ पर। इसका हम हाथ में ऐसा कर करके देखते हैं, तो उसको हम लोग पंक्टम के नाम से जानते हैं। और वो क्या करता है कि जो आंसू निकलता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्या करने का होता है? एब्जॉर्ब, यानी उसको स्टोर रखने का काम करता है। क्या? जो आंसू निकलता है उस आंसू को बाहर ना निकलने देगा। बहुत अधिक मात्रा में जब आ जाता है तो क्या करता है कि वो सीधा बाहर निकल जाता है। देखे होंगे कि नदी वगैरह में बाढ़ आता है तो जब धीरे धीरे आता है तो उसको पानी को सोखने का काम करता है, लेकिन जब अचानक आ जाता है सोखता तो है पर क्या करता है? उसको बह के चला जाता है। तो उसी प्रकार जब अधिक आंसू निकल जाता है तो उसको एजर करने का काम करता है, पर उसको अधिक बहाव हो जाने की वजह से उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसको स्टॉक नहीं कर पाता है। कौन? तो पंक्टम। ये आपको इतना पता चल गया। पंक्टम का क्या हुआ कि आंसू जो निकलता है उसको स्टोर करने का काम करता है, और स्टोर करने के बाद छोड़ ही नहीं देता स्टोर में,
उसको यहाँ जैसे परक्टम में जैसे आता है उसके बाद कहते हैं नाक के माध्यम से उसको बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा बहुत अंदर ही अंदर रो रहा होगा और आंख में आंसू भर जाता है तो देखिएगा कि यदि वो आंसू नहीं निकल रहे बाहर, तो ध्यान रखिएगा कि उसको सर्दी के माध्यम से यानी नेटा के माध्यम से बाहर से वो क्या होता है कि नाक के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। अब देखिएगा कि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना आंसू दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब उसका आंसू नहीं दिखाना चाहते हैं रोते वक्त तो उसका नाक से उसका आंसू बाहर चला जाता है। वो काम कौन करता है? परक्टम। परक्टम क्या किया कि आंसू को ऑब्जर्व किया और आंसू को ऑब्जर्व करते हुए नाक के माध्यम से उसको बाहर निकालने का काम किया। ये आपको पता चल गया परक्टम का काम क्या होता है, स्टोर करने का। कौन सा एंजाइम मिलता है? लास्ट एंजाइम मिलता है। अगला बात करेंगे तो अगला होता है मेरा क्या है बताएं, म्यूबोमियन। ठीक है, और एक आता है म्यूबोमियन। ये इसका काम क्या होता है ध्यान समझिएगा। इसका काम होता है कि आंख के वो निचली सतह मिलती है। कहाँ मिलती है? आंख के निचली सतह मिलती है। और आंख के निचली सतह मिलती है, अब ध्यान समझिएगा। देखिए हमें फिगर बना दें आंख का तो क्या आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, ये मान के चलिए मेरा आंख है, इस जगह ध्यान देखिएगा ये मीट का बना होता है और ये मेरा मान के चलिए ये मेरा अंदर वाला है। ठीक है, ये बात समझिएगा। ये मेरा जो इस जगह होता है जो बता रहे थे साइड में, आंख का साइड में ये वाला पंक्टम, इसको क्या बोलते हैं? पंक्टम। और आंख के ऊपरी सतह में ये क्या मिलता है? तो लैक्रिमाइल ग्लैंड। और यहाँ पर जो मिलता है निचली सतह में वो मिलता है मेयोमियन ग्लैंड देखने को मिलेगा। अब ध्यान समझिए इसका काम क्या होता है। तो इसका काम होता है, ये तो आंख में मिलता है लेकिन आंख के निचली सतह में, आंख के ऊपरी सतह में लैक्रिमाइल ग्लैंड। अब देखिए इसका काम क्या होता है। इस ग्लैंड का जो काम होता है वो काम होता है आपका कि देखते होंगे कोई व्यक्ति सोता है, कोई भी व्यक्ति, ये हम ही नहीं कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति जो होता है, किसी व्यक्ति का बहुत अधिक मात्रा में देखिएगा कि आंख के साइड में देखिएगा कि यहाँ पर गांदा निकल जाता है। इसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं कैंची। क्या बोलते हैं? कैंची। अब देखिए ध्यान समझिएगा, जब कोई सो के व्यक्ति उठता है या फिर छोटे बच्चों में देखिएगा या फिर ये जो आई फ्लू हो रहा है, आई फ्लू जो भी हो रहा है वर्तमान में, उसमें देखिएगा कि आंख के साइड में देखिएगा ना वो आपको देखने को मिलेगा आपको वो गंदा पदार्थ जो ब्लैक एंड व्हाइट में रहता है और वो कीचड़ हम लोग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीचड़ यानी गंदा पदार्थ। वो क्या आता है उसको जो निकालने का काम करता है, वो कीचड़ यानी जो गंदा पदार्थ को निकालने का जो काम करता है ये मेयोमियन ग्लैंड ही निकालने का काम करता है। ठीक है, मेयोमियन ग्लैंड ही उसको निकालने का काम करता है। अब ध्यान समझिएगा क्योंकि वो आदमी भी रहता है और बच्चों में भी मिलता है, क्योंकि छोटे बच्चों में अधिक मात्रा में मिलता है ताकि वो क्या होता है कि वो लोग का जो है शरीर को आंख को फ्रेश रखता है। वो गंदा निकल जाता है तो आंख फ्री हो जाता है। यह ध्यान समझिएगा। अभी आई फ्लू में भी ये निकलता है तो अच्छा के लिए निकलता है नहीं कि खराब के लिए, लेकिन ध्यान रहे आप इससे बचे क्योंकि आई फ्लू भी क्या होता है कि सब जिस फैमिली में हो रहा है वो फैमिली पूरा तबाह हो जा रहा है पूरा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो उससे भी आपको बचना है, तो उससे बचने के उपाय है आंख में चश्मा पहनिए या फिर आप क्या कीजिएगा कि अगर गाड़ी में चल रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहना कीजिएगा। आगे देखिएगा ये आपको समझ में आ गया होगा। ये नीचे वाला हो गया मेयोमियन ग्लैंड और ऊपर वाला हो गया लैक्रिमाइल ग्लैंड। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, अगला बात करेंगे चौथा जो ये सभी का सभी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अगला बात करेंगे चौथा नंबर में कौन आता है? तो स्वेट ग्लैंड यानी स्वेद ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं। कौन सा ग्रंथि? स्वेद ग्रंथि। इसका काम क्या होता है कि शरीर के अंदर जो गर्मी हम लोग का हीट होता है तब हम लोग कहां से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। जो पसीना निकालने का जो पसीना का जो निर्माण करता है वो कौन सा ग्लैंड करता है? चलिए स्वेट ग्लैंड करता है पसीना का निर्माण। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा इसमें नमक भी बाहर निकल जाता है पसीना के साथ, यानी नमक और पसीना दोनों को निर्माण मतलब बाहर निकालने का जो काम करता है वो करता है स्वेट ग्लैंड, ताकि शरीर के बाहर क्या होता है कि हम लोग जब हीट जाता है तो बाहर निकल जाता है पसीना। तो देखिए कौन सा ग्लैंड के द्वारा होता है? याद रखिएगा स्वेद ग्लैंड। आगे आता है पांचवा नंबर सेबेकस ग्लैंड। सेबेकस ग्लैंड का काम क्या होता है ध्यान समझिएगा। अब देखेंगे सेबेकस ग्लैंड, अधिकतर सेबेकस ग्लैंड जो होता है वो कहाँ मिलता है? याद रखिएगा नाक मतलब वो एक प्रकार का क्या है सेबेकस ग्लैंड जो है वो नाक से तेलीय पदार्थ निकालता है। ध्यान समझिएगा, उसका काम ही होता है सेबेकस ग्लैंड का कि तेलीय पदार्थ निकालना। तेलीय पदार्थ निकालना करने का मतलब जैसे सीबम देखेंगे वो पढ़ाए थे कि सीबम जो है नाक के ऊपर में बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। जब नाक के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में निकलता है तो देखिएगा जब सो के उठेगा तो यहाँ पर क्या होता है? पूरा तेलिया रहता है। क्या रहता है? पूरा का पूरा तेलिया रहता है। ध्यान समझिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे अधिक मात्रा में सीबम किसमें मिलता है? तो पक्षी में, बैल बकरी में इसमें मिलता है, क्योंकि उन लोग का देखिएगा उन लोग बाल छू के देखिएगा तो पूरा पॉलिश रहता है, एकदम ऐसा लगेगा कि एकदम अभी नहा के आया जैसा, एकदम पूरा पॉलिश रहता है। तो किस वजह से होता है? याद रखिएगा उसमें सीबम की मात्रा अधिक निकलता है। ठीक है, तो सेबेकस ग्रंथि सबसे मतलब अधिक मात्रा में जो काम करती है सेबेकस ग्रंथि वो जानवरों में करती है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा ये सेबेकस ग्रंथि की वजह से क्या होता है
कि शरीर में क्या होता है कि अगर बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, लड़का हो या लड़की हो, वो लोग क्या करते हैं कि फेस में पाउडर लगा लेते हैं और लगाने के बाद तेलीय पदार्थ को पूरा बंद कर देते हैं। जब तेलीय पदार्थ को पूरा बंद कर देते हैं तो तेलीय पदार्थ के बंद होगा तो उसका निर्माण होते ही रहता है। जब निर्माण होते रहता है तो वो जाम लग जाता है, और जब वो जाम लग जाएगा पाउडर की वजह से तो वो क्या करेगा, वहां से फुंसी निकलना शुरू कर देगा। तो याद रखिएगा ये सेल्यूकस ग्रंथि है जिसकी वजह से व्यक्ति के शरीर में फुंसी अधिक मात्रा में निकलता है, क्योंकि ऊपर से वो लेप लगाता है ना, क्रीम लगा के, उसको बंद करने का काम करता है, लेकिन वो बंद होता नहीं है, वो हमेशा निकलते रहता है। सेबेकस ग्रंथि आपको समझ में आ गया, कहाँ सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, तो याद रखिएगा नाक के ऊपर मिलता है, और सबसे अधिक मात्रा में पक्षी जानवर इस सब में मिलता है, ताकि उन लोगों का पंख, ध्यान रखिएगा, उन लोगों को पानी भिगाइएगा तो तुरंत सूख जाता है, क्योंकि उसमें हल्का पूरा पानी देगा तो फिसल के चला जाता है। डॉग में तो सबसे अधिक, कुत्ता में। आगे देखिएगा, अगर बात करेंगे हम सिलेवरी ग्लैंड, ये क्या है, तो सिलेवरी ग्लैंड जो है ये मुंह में मिलता है, और ये सिलेवरी ग्लैंड यानी इसको लार ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो सिलेवरी ग्लैंड है इसमें पाचक एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं, पाचक एंजाइम। जो भी खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का जो काम करता है वो लार ग्रंथि में थोड़ा सा करता है। आगे हम बात करेंगे सिलेवरी ग्लैंड का समझना है कि क्या निकलता है, पाचक एंजाइम निकलता है। पाचक एंजाइम मतलब जो भी खाते हैं भोजन उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करने का जो काम करता है वो कौन करता है, ये सिलेवरी ग्लैंड हल्का फुल्का, क्योंकि ये लार ग्रंथि से टायरिन निकलता है, बहुत प्लस एंजाइम निकलता है। टायरिन का काम क्या होता है, तो याद रखिएगा कि वो जो होता है, जो भी भोजन करते हैं उसको स्टार्च में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, क्या रखिएगा, ये लार ग्रंथि में जो टायरिन निकलता है वो। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से मतलब समझने का म्यूकस ग्लैंड क्या होता है, कि म्यूकस ग्लैंड का जो काम होता है, जो भी भोजन, ये भी पाचक एंजाइम होता है। देखिए ये म्यूकस ग्लैंड का काम क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्लस समझेगा म्यूकस ग्लैंड क्या होता है, कि म्यूकस का निर्माण करता है। म्यूकस का निर्माण क्या करता है, ध्यान समझिएगा, और ना नासा का पार्ट है, और इसमें क्या होता है कि जो भी मतलब भोजन को चिपचिपा बनाता है ना, या फिर नाक के ऊपर में रहता है, और नाक के ऊपर में रह के क्या करता है, जो भी गंदा पदार्थ आता है उसको रोकने का काम करता है, छोटे छोटे कण को, क्योंकि सभी को तो नाक के बालों से उसको रोक नहीं पाता है, तो उसको रोकने का जो काम करता है वो करता है म्यूकस 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 ग्लैंड से निकलता हुआ म्यूकस एंजाइम। ठीक है, म्यूकस ग्रंथि। अब ध्यान समझिएगा, वहां से निकलता है जो रस, उसको वो क्या करता है, तो वो जो तेली पदार्थ करता है वो गंदा को रोकने का काम करता है म्यूकस ग्लैंड। ये आपको पता चल गया होगा। और ये आपको भोजन को भी क्या करता है, लिपिपा बनाता है ताकि भोजन आराम से अंदर घुसे। उसके पहले देखिएगा, उसके बाद क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या होता है, जो जठर ग्रंथि होती है, यहाँ से आपका जठर रस निकलता है, तो ये जो होता है पाचक एंजाइम, इसका भी काम क्या है, पाचक एंजाइम काम है। इस सभी से क्या होता है, इस सब में जितने भी आपको एंजाइम निकाले, जब भी जितने भी ग्रंथि निकाल लिख दिए हैं, सभी ग्रंथि जो है वो, सभी ग्रंथि में डक्ट मिलता है पर ब्लड से संपर्क नहीं होता है। अगर बात करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड का, तो ये जठर ग्रंथि जो है वो पाचक एंजाइम क्या है, पाचक, जो भी भोजन खाता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, कौन सा, जठर ग्रंथि, यानी यहाँ से पाचक एंजाइम निकलते हैं। कौन, अब जानते होंगे कि जठर ग्रंथि से दो प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, एक होता है रेनिन, एक होता है पेप्सिन। रेनिन का काम क्या होता है, पेप्सिन का काम क्या होता है, बस सब बता देते हैं। आप और बार हम समझा देते हैं कि रेनिन जो होता है वो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, और जो आपका पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है। तो ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में टोटल आपको समझा दिए थे। ध्यान समझिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या होता है कि वो पाचक एंजाइम होता है, जो भी हम भोजन खाते हैं उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने का काम करता है। और इसमें यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीवर। और लीवर भी क्या होता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसको हम अभी आपको बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो पे बने रहिएगा। आपको हम बोल रहे थे कि जो अगला जो टॉपिक था वो टॉपिक है आपका लीवर। ठीक है, आपको टोटल आपको उधर पहले 8 टॉपिक बता दिए। ये जो 9वां नंबर का टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, लीवर, जो बहिस्रावी ग्रंथि का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो पे जरूर अंत रहिएगा, मजा आने वाला है, क्योंकि अधिक से अधिक और 10-12 मिनट का समय लगेगा, बस आपको समझाना है, ध्यान समझिएगा। वो टॉपिक क्या है, तो याद है आपका लीवर। याद रखिएगा, लीवर जो होता है बहिस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है, तो लीवर। ये बहिस्रावी बोले चाहे टोटल जितने भी ग्रंथि है, सभी ग्रंथि में से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो भी क्या है, लिवर के जस्ट राइट साइड में मिलता है, वो कौन सा, लीवर मिलता है। याद रखिएगा, याद रखिए कि लीवर जो है
लीवर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं यकृत और उर्दू में बोलते हैं जिगर। अब ध्यान समझिएगा, लीवर जो है, लीवर दो कोशिकाओं का बना होता है। एक तो होता है पहला जो कोशिका है वो हेपेटिक कोशिका का, और दूसरा जो है कुफर सेल का बना होता है, यानी कुफर कोशिका का बना होता है। तो लीवर दो कोशिका का बना होता है, हेपेटिक कोशिका और एक होता है आपका, एक होता है हेपेटिक कोशिका और एक होता है आपका कुफर कोशिका यानी कुफर सेल। अब ध्यान से है, कुफर कोशिका क्या है कि ये दोनों कोशिकाओं से मिल के बना होता है क्या, याद रखिएगा, लीवर। क्या बना होता है? लीवर बना होता है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर है, इसको दिमाग में बैठा रखना। अब ध्यान समझिए कि हेपेटिक कोशिका कुफर कोशिका क्या है, आपको समझ में आ गया। ये भी दोनों का दोनों से मिलकर बना है लीवर यानी यकृत बना हुआ। अब ध्यान समझिए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिएगा वो है लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, लीवर। वो आपको बोले कि बहिर्शराबी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो भी कौन सा होगा, लीवर। और बोलेगा कि टोटल ग्रंथियों में से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो भी क्या हो जाएगा, लीवर। ये आपको पता हो जाना चाहिए। अब ध्यान समझिएगा, लीवर क्या करता है कि अपने ही जो क्षतिग्रस्त अंग होते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि लीवर जैसे मान के चलिए कहीं कट गया, कहीं कुछ हो गया, तो लीवर जो होता है स्वतः वो ठीक होता है। स्वतः ठीक होता है कहने का मतलब होता है कि लीवर में जो होता है सेल डिवीजन वो खुद करता है। और सेल डिवीजन होने का कारण आपको बता दिए थे जब मस्तिष्क पढ़ा रहे थे, तो उसमें आप लोगों को बता दिए थे कि सेल डिवीजन जो होता है जिसमें सेंट्रोसोम की मात्रा अधिक होती है उसमें सेल डिवीजन होता है, और जिसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए, जब हम मस्तिष्क पढ़ा रहे थे उसमें आपको बता दिए थे कि सेल डिवीजन देखिए मस्तिष्क में नहीं होता है, ठीक है। अब ध्यान समझिए कि यहाँ पर जो होता है यकृत में जो होता है सेल डिवीजन स्वतः होता है, ये अपने आप ठीक हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि आप जैसे मान चलिए कि फिल्म में देखे होंगे कि क्या होता है कि जब वो लड़ने जाता है तो चाकू से क्या हो जाता है कि चाकू से मान चलिए पेट में मार देता है, तो पेट मारता है किधर, इधर लीवर रहता है, और जिधर लीवर रहता है उधर यदि मार देता है ना, तो लीवर यदि थोड़ा बहुत यदि लग गया है तो वो स्वतः ठीक हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लीवर में लग जाने के बाद क्या होता है कि वो व्यक्ति चल के भी, वो 8 के चल के भी वो वहां पर डॉक्टर पहुंच जाता है। और लीवर में लग जाने के बाद वो डॉक्टर तो वो आराम से नहीं लगता है तो वहां पर वो पहुंच सकता है। तो कहने का मतलब है कि लीवर में अगर किसी तरह से लग जाता है तो लीवर यदि आपको 2 टुकड़ा में भी कन्वर्ट हो गया है तो वो स्वतः वो पूरा जो अपना आकार है वो कर सकता है। अब ध्यान समझिए, जिसमें सेल डिवीजन बहुत अधिक होता है तो भी दिक्कत है, तो सेल डिवीजन की मात्रा जो है यकृत में मतलब अपने आप स्वतः ठीक होने के लिए उतना वो कर सकता है। ध्यान समझिएगा। अब ध्यान समझिए कि क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर सकता है, ये आपको पता चल गया, ये कौन करता है, तो यकृत। आगे बात करते हैं कि यकृत आपको हम बता दिए थे जब डाइजेस्टिव सिस्टम सॉरी ब्लड पढ़ा रहे थे, ब्लड जब चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें आपको बता दिए थे कि फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपरिन क्या काम करता है नहीं करता है। फिर भी अब आपको हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, क्योंकि फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपरिन, एल्बुमिन, बिलिरुबिन का जो निर्माण होता है वो कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा ये यकृत से होता है। कहाँ से होता है, यकृत से होता है। देखिए फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का जो काम होता है वो क्या होता है, ब्लड का क्या होता है, क्लॉटिंग करने का काम करता है। कौन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। उसी में से एक हेपरिन है जो उसको क्लॉटिंग करने नहीं देता, यानी एंटी क्लॉटिंग होता है। तो देखिए शरीर के अंदर ब्लड को क्लॉटिंग होने के लिए नहीं देता है कौन, तो देखिएगा हेपरिन। और ब्लड को बाहर में जैसे लग जाता है टच, मतलब कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं, ब्लड निकल जाता है, थक्का जम जाता है, तो थक्का जब जैसे जमता है तो थक्का जमाने का जो काम करता है वो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन करता है। ये आपको समझा देते हैं ब्लड चैप्टर में आपको, ठीक है। अब ध्यान समझिए कि यहाँ पर जो है बिलिरुबिन का भी निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बिलिरुबिन का भी निर्माण होता है। और इसको ब्लड चैप्टर में हम इसको डिटेल से और समझा देंगे, क्योंकि हम समझाए थे ब्लड चैप्टर में, तो जाके एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा कि ये एल्बुमिन का काम क्या है, बिलिरुबिन का काम क्या है, ये सब हम डिटेल आपको समझा दें। क्योंकि ये ग्लैंड चैप्टर है तो ग्लैंड में आपको ग्लैंड के बारे में समझिए, तो क्या होगा कि एक्स्ट्रा हमको दिक्कत नहीं हो जाएगी। क्योंकि देखिए जो भी चीज पढ़ना है ना, तो जिस टॉपिक के बारे में पढ़े उस टॉपिक को ही लेकर चलिए, क्योंकि एक एक्स्ट्रा टॉपिक आप यदि घुसा दीजिएगा तो समझने में आपका दिक्कत हो सकता है। तो आप समझिए कि बिलिरुबिन का निर्माण, बिलिरुबिन का निर्माण करने का मतलब, बिलिरुबिन एक ऐसा पदार्थ होता है यकृत से निर्माण होता है। वो पदार्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा वो पीला कलर होता है। लेटरिन का जो कलर होता है वो कलर होता है येलो कलर का, यानी पीला कलर का होता है। तो पीला कलर किस वजह से होता है, तो ध्यान में रखिएगा वो बिलिरुबिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, बिलिरुबिन की वजह से होता है।
क्योंकि बिलिरुबिन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, याद रखिएगा येलो कलर होता है। अब ध्यान समझिएगा वो क्या होता है, पीला कलर का होता है, ताकि वो लेटरिन का रंग क्या होता है, पीला हो जाता है। अब ध्यान समझिएगा यदि बहुत अधिक मात्रा में बिलिरुबिन निकल जाता है या बिलिरुबिन नहीं निकलता है, उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा कि बिलिरुबिन यदि बहुत अधिक मात्रा में निकल गया तो देखिएगा कि पूरा शरीर जो होता है पीला हो जाता है। जब बहुत अधिक मात्रा में बिलिरुबिन निकल जाता है तो क्या हो जाता है, यानी पीला जो होता है पूरा शरीर पीला पड़ जाता है। और जैसे पूरा शरीर पीला पड़ जाता है तो हम बोलते हैं एक बीमारी होता है, जिस बीमारी का नाम बोलते हैं जॉन्डिस। क्या बीमारी बोलते हैं उसको, जॉन्डिस। तो याद रखिएगा जॉन्डिस किस वजह से होता है, याद रखिएगा शरीर पीला होने से हमको डॉक्टर बताता है कि आपका शरीर पीला हो रहा है, कि आप जॉन्डिस का शिकार होने वाले हैं, इसलिए दवा ले लीजिए। याद रखिएगा तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से जॉन्डिस की बीमारी होने की चांस रहता है। आगे देखिएगा बिलीवर्डिंग। बिलीवर्डिंग का काम क्या होता है, ध्यान समझिएगा। बिलीवर्डिंग का जो काम होता है, यकृत से जो निकला हुआ पित्त, याद रखिएगा यकृत से निकला हुआ पित्त कहाँ इकट्ठा रहता है, पित्ताशय में। आपको तो उस पित्ताशय में जो जो पित्त रहता है उसका रंग कैसा होता है, याद रखिएगा उसका रंग जो होता है हरा होता है। लेकिन हरा करने का जो काम करता है उस पित्त का जो रंग हरा होता है वो किस वजह से होता है, याद रखिएगा बिलीवर्डिंग की वजह से उस पित्त का जो रंग होता है वो हरा होता है। ये आपको समझ में आ गया। तो बिलीवर्डिंग यानी पित्त का जो निर्माण होता है कहाँ से होता है, लिवर से होता है, यकृत से, तो ये आपको पता चल गया। आगे हम बात करेंगे कि इसमें कुछ चेंजिंग का भी काम करता है। आपको बता दिए थे उत्सर्जन तंत्र में, क्या बता दिए थे कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, ठीक है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा। ये भी कौन करता है, तो यकृत ही करता है। अगर हम बात करेंगे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो भी कौन करता है, तो करिएगा लीवर। याद रखिएगा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, याद रखिएगा लीवर करता है। अगर हम बात करेंगे कि बहुत अधिक मात्रा में जब कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा कि बहुत अधिक मात्रा में जब कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदलने के लिए जो काम करता है, फैट यानी वसा में जो बदलने का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदलने का जो काम करता है वो भी कौन करता है, यकृत। और बहुत सारा फैट का बना देने के बाद वो क्या बना देता है, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कर देता है। याद रखिएगा बहुत अधिक मात्रा में जब कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो वो आपका लीवर स्वतः खुद फैट में कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को, और वो फैट क्या बन जाता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। बहुत अधिक मात्रा में फैट हो गया तो कोलेस्ट्रॉल होगा। आप ये ध्यान में रखिएगा कि आपको हम पढ़ा दिए हैं कि बहुत अधिक मात्रा में यदि कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो क्या हो जाता है कि हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप उतने ही खाइए जितना आपको शरीर का लाभदायक है, मात्रा से आप अधिक खाइएगा कोई भी चीज तो वो हानिकारक है। तो कहने का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में खाइएगा तो वो फैट बनाएगा, और वही फैट कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करेगा। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक तेलीय पदार्थ होता है, तो उसमें वो हार्ट अटैक आने की संभावना अधिक होती है। तो कृपया करके फैट का मतलब कार्बोहाइड्रेट का सेवन मात्रा में कीजिए ताकि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ना बढ़े। इसका आगे बात करेंगे कि सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल का जो निर्माण करता है वो कौन करता है, तो लीवर करता है। इसको भी याद रखना है, सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल का जो निर्माण है वो कौन करता है, तो याद रखिएगा लीवर करता है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम शुरू में नहीं बताएं, अब हम अभी बताने वाले हैं, ध्यान समझिएगा। आपको अभी दो चीज आपको बता दिए थे शुरू में, याद रखिएगा कि बता दिए थे हेपेटिक कोशिका और पुपर सेल का बना होता है क्या, तो आपको पता चलना चाहिए लीवर। बोलेगा कि हेपेटिक कोशिका जो है किन दो सेलों का बना होता है, तो याद रखिएगा एक होता है हेपेटिक सेल और दूसरा होता है पुपर सेल। अब देखिए ये हेपेटिक सेल और पुपर सेल का काम क्या होता है समझिएगा। शरीर में ध्यान समझिएगा कि अगर कोई व्यक्ति घर का परेशानी में या किसी का परेशानी में वो जहर खा देता है, ध्यान से आपको कॉमन चीजें बहुत जगह होता है लेकिन आप लोग में से नहीं करना है। ये हम कौन जो एग्जांपल आपको दे रही है एग्जांपल है, बस इसको समझना है, इसको आप यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा मेरा बात को एग्जांपल के तौर पर। देखिए बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो घर के परेशानी में या हस्बैंड वाइफ का परेशानी हो या कोई भी परेशानी में क्या हो जाता है कि आपस में झगड़ा हो जाता है, झगड़ा होने के बाद क्या होता है कि तुरंत वो क्या कर देता है, जहर खाने का काम करता है। तो वो जब जहर खाने का काम करता है तो उस कंडीशन में जहर जो होता है वो शरीर में फैल जाता है, शरीर में फैल जाता है, लेकिन शरीर में फैलता नहीं है। सबसे पहले वो कहाँ पहुंचता है, याद कीजिएगा लीवर में पहुंचता है। याद रखना है कहाँ पर पहुंचता है, लीवर में पहुंचता है।
और यदि कम मात्रा में सेवन किया है जहर तो लिवर में ही वो अटक कर रह जाएगा। यदि अधिक मात्रा में सेवन किया है तो उसका दिक्कत हो सकता है, वो मृत्यु का कारण भी बन सकती है। तो ध्यान में रखिए कि अगर कम मात्रा में कोई जहर खाता है तो वो जो जहर है वो कहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा, तो याद रखिएगा लीवर को इफेक्ट पड़ेगा। और लीवर में दो प्रकार का सेल मिलता है, एक होता है हेपेटिक सेल, दूसरा होता है आपका कुफर सेल। तो यदि कम मात्रा में आप यदि खाए हैं जहर तो वो हेपेटिक सेल में उसको कुछ नहीं करता है, हेपेटिक सेल को वो नष्ट कर देता है, कौन, तो जहर। लेकिन हेपेटिक सेल के बाद जो अगला जो स्टेप होता है वो कुफर सेल का होता है, वो कुफर सेल जो होता है उस जहर को खत्म कर देता है, यानी फिर से जो है वो यकृत जो है फिर से वो सेंट्रोसोम की उपस्थिति के कारण वो फिर से सेल डिवीजन करके अपना आकार बना लेती है। लेकिन जहर का पता लगाने के, जो भी व्यक्ति जहर खाता है उसका पता कैसे लगाते हैं कि वो जहर खाया है या नहीं खाया है, तो सबसे पहले याद रखिएगा डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है कि वो सबसे पहले वो लीवर का ऑपरेशन करता है कि लीवर में कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा है। यदि लीवर में इफेक्ट पड़ा है इसका मतलब समझिएगा कि वो जहर खा के वो अपना बलिदान यानी नष्ट हुआ है, मतलब वो मृत्यु का कारण बना है। तो सबसे पहले इसीलिए बोला जाता है कि जब भी ऑपरेशन करता है ना तो देखिएगा कि अधिकतर कि जो फैमिली में यदि झगड़ा हो जाकर यदि डेथ हो जाता है तो सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, सबसे पहले उसको लीवर को देखा जाता है कि लीवर उसका कोई इफेक्ट है या नहीं है। यदि लीवर इफेक्ट पड़े तो देखने को मिलेगा तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जहर खा के वो अपना मृत्यु कारण बना। अब आगे देखिए यानी कि जहर सारा से यह नष्ट हो जाता है, ठीक है, नष्ट हो जाता है क्या, लीवर। लेकिन कम मात्रा में खाएगा तो कुफर सेल उसको बचा सकता है, कुफर सेल जो होता है वो बचा सकता है किसको, उस व्यक्ति को जो कम मात्रा में सेवन किया। लेकिन जब अधिक मात्रा में आप सेवन कीजिएगा तो कुफर सेल भी काम करना बंद कर देता है, और कुफर सेल और हेपेटिक सेल दोनों जब काम करना बंद कर देगा तो ऑब्वियसली है कि जीवन जो है आपका वहीं पर नष्ट होने की चांस बनता है, यानी आप वहां पर आप डेथ हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप कम मात्रा में यदि आप कोई भी कर रहे हैं, एक मात्रा होता है, उस मात्रा के हिसाब से आप यदि कर रहे हैं तो आप ठीक है, यदि मात्रा से बाहर जाते हैं तो ये हेपेटिक सेल और कुफर सेल काम करना बंद कर देगा। अगला जो इसका पॉइंट है वो है कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में मेसोडर्म में होता है। ध्यान रखिएगा भ्रूण अवस्था में जो आरबीसी का जो निर्माण होता है कहां पर होता है, तो लीवर के मेसोडर्म में होता है, ठीक है। मतलब अब जितना मतलब बच्चे, यानी कहने का मतलब है जब तक वो क्या है कि पेट से बाहर नहीं निकलता है बच्चा, तब तक भले उसका 9 महीना ही क्यों ना हो, जब तक वो पेट से, माँ के पेट से जब तक बाहर नहीं निकलता है तब तक वो जो मतलब जो भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था तब तक कहलाता है जब तक वो अपने माँ के पेट में रहता है तब तक वो भ्रूण अवस्था होता है। जैसे बाहर निकलता है वो बच्चा बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितना दिन तक वो पेट के अंदर रहेगा, माँ के पेट के अंदर, वो भ्रूण अवस्था होगा। या उस समय भ्रूण अवस्था में जो ब्लड का निर्माण करता है तो वो किसमें करता है, याद रखिएगा लीवर के मेसोडर्म में उसका ब्लड का निर्माण होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगेगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप जो है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में आपको टोटल हम बता दिए कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के एक एक स्टेप के बारे में आपको समझा दिए, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक था, वो लास्ट पॉइंट था, वो था लीवर। जो लीवर के बारे में ये आपको कर दिए, तो ध्यान समझिएगा कि लीवर आपका जो टॉपिक था ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को एकदम ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ध्यान रहे, खुश रहे और अपने अपने जीवन में खुशहाल रहे, ठीक है। तो आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जय हिंद।